हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रविंद्र गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी मोशन इंस्टीट्यूट। हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर के अंदर एक लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने मेटल और नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन देखा था, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। साथ में हमारा जो टॉपिक उसके अंदर चल रहा था वो हमारी थी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देख लिया था, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ देख लिया था, और मेटल का रिएक्शन एसिड्स के साथ, या मैं बोलूँ डाइल्यूट एसिड के साथ देख लिया था। साथ में उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो भी हमने मार्क करा दी थी। किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा उसके अंदर टॉपिक चल रहा था वो था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, जिसके अंदर 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे 4th टाइप की प्रॉपर्टी, या मैं बोलूं 4th केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट इज अबाउट 4th प्रॉपर्टी ऑफ द, या मैं बोलूं 4th केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। ठीक है, रिएक्शन इसके साथ, इसमें किसके साथ हो रहा है? इसके अंदर रिएक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ। रिएक्शन किस तरीके का है? मेटल का ही रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ? मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन कब मिलते हैं हमको? जब हमारा मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? मेटल सॉल्ट बनाता है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब जो वो मेटल सॉल्ट बना है, अगर हम चाहते हैं कि उस मेटल सॉल्ट के अंदर से जो भी मेटल प्रेजेंट है उसको वापस से बाहर निकाल लें, तो वो जो रिएक्शन है हमारा, जिसके अंदर से मेटल सॉल्ट में से मेटल को बाहर निकाला जाता है, वो पर्टिकुलर रिएक्शन हमारी कहलाती है ये वाली, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब इसके अंदर जो मेटल सॉल्ट्स होते हैं वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। क्लोराइड सॉल्ट हो सकते हैं, जैसे हमारा कौन सा हो गया? जैसे हमारा हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, हमारे मेटल सॉल्ट कौन से हो सकते हैं? सल्फेट सॉल्ट हो सकते हैं, जैसे हमारा कॉपर सल्फेट हो गया। तो इस तरीके के हमारे क्या होते हैं? सॉल्ट के सॉल्यूशंस होते हैं, जिसके अंदर हम मेटल को डालते हैं और जो मेटल हमको चाहिए होता है उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है वो अपन इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि किस टाइप के मेटल सॉल्ट में कौन सा मेटल डालेंगे तो वो जो मेटल सॉल्ट है वो अपने सॉल्ट के अंदर से क्या होगा? बाहर निकल के आएगा। अगर इस रिएक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन यही कहती है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल, ध्यान से पढ़ना, when a more reactive metal is placed in a salt solution of less reactive metal, then the more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution। इसके अंदर जो आप ध्यान दे पा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हाई रिएक्टिव मेटल और लो रिएक्टिव मेटल दोनों को ध्यान से इसके अंदर रखा गया है। अगर मैं सीधी सी डेफिनेशन बोलूं तो हमारे जो ये पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टी इसकी ये डेफिनेशन होगी कि जब हम किसी लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में हाई रिएक्टिव मेटल को डालते हैं तो जो लो रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें से वो लो रिएक्टिव मेटल हमारा क्या होता है? डिस्प्लेस हो जाता है, और उसकी जगह पे हमारा कौन सा मेटल आ जाता है? हाई रिएक्टिव मेटल आ जाता है। तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है फिर वो हाई रिएक्टिव मेटल का बन जाता है, और जो लो रिएक्टिव मेटल है वो हमारा क्या निकल आता है? बाहर निकल के आ जाता है। सो इसके अंदर यही चीज बताई गई है, जब हम मोर रिएक्टिव मेटल को लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो वो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करने के बाद जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो उस लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, और हमारा लो रिएक्टिव मेटल क्या होगा बेटा? बाहर निकल के आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आयरन मेटल है, ठीक है, आयरन मेटल को अगर मैं कॉपर सल्फेट के अंदर डालता हूं, कॉपर सल्फेट क्या है? हमारा कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, आयरन और कॉपर दोनों की बात करें तो जो आयरन मेटल है हमारा वो हाई रिएक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, अब आयरन को मैं किसके अंदर डाल रहा हूं? कॉपर सल्फेट के अंदर डाल रहा हूं। कॉपर सल्फेट मेरा कॉपर मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है। जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगा तो जो कॉपर मेटल है हमारा इसके अंदर वो क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेस हो जाएगा, और डिस्प्लेस होने के बाद जो आयरन मेटल है वो इस कॉपर मेटल की क्या ले लेगा बेटा? जगह ले लेगा, और क्या बना लेगा? FeSO4 बना लेगा।
और जो हमारा कॉपर मेटल है वो बाहर निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे जो हमारा Fe जो हमारा कॉपर मेटल था वो SO4 से क्या हो गया बेटा, हट गया, और इसके साथ क्या जुड़ गया, हमारा Fe जुड़ गया। तो क्या बना लिया इसने, फेरस सल्फेट बना लिया, दैट इज FeSO4, और जो कॉपर मेटल है वो सॉलिड स्टेट में प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। इस रिएक्शन के अंदर यही चीज अपन को देखने के लिए मिलती है। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हमको इस टाइप की रिएक्शन दी जाती है तब हमको इस चीज का पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल हमारा हाई रिएक्टिव नेचर का है और कौन सा मेटल हमारा लो रिएक्टिव नेचर का है। अगर हमको इस चीज का पता होगा कि कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव नेचर का है, कौन सा मेटल लो रिएक्टिव नेचर का है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्योंकि बाय चांस ये भी तो हो सकता था कि यहाँ पे कॉपर रख देते और यहाँ पे हमारा FeSO4 होता, तब आपसे बोला जाता कि बताओ रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो उस केस में जिसके अंदर FeSO4 होता और कॉपर मेटल Fe की जगह पे होता, उस केस में ये रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर स्पेशली यही कहा गया है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, लो रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि हमेशा जो रिएक्शन चलेगा उसके अंदर लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर से अगर हमको मेटल को डिस्प्लेस करना है तो उससे ज्यादा रिएक्टिविटी वाला हमको मेटल लेना पड़ेगा। इसके अंदर अगर मैं कॉपर को यहाँ पे रखता और FeSO4 को यहाँ पे रखता और रिएक्शन करवाता तो मेरा रिएक्शन नहीं होता। यही चीज इसके अंदर बताई गई है कि दैट इज copper is less reactive than iron and hence cannot displace iron from the iron sulfate। जो हमारा कॉपर मेटल है क्योंकि वो आयरन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव नेचर का है, तो अगर कॉपर चाहे तो आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता ड्यू टू इट्स लो रिएक्टिविटी। यहां पे देखिए दूसरा एक और एग्जांपल देखिए, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ द कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। अगर मैं बात करूं सिल्वर और कॉपर के बारे में, तो जो कॉपर मेटल होता है वो सिल्वर के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, AgNO3 लिया, AgNO3 इज अ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या डाला, कॉपर डाला। ठीक है, अब यहाँ पे जो AgNO3 है वो हमारा क्या है बेटा, सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब AgNO3 तो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, कॉपर हमारा यहाँ पे मेटल हो गया। Ag और कॉपर को अगर कंपेयर करें तो जो हमारा कॉपर मेटल है वो हाई रिएक्टिव नेचर का होता है कंपेयर टू Ag। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसके अंदर डालता हूं, दैट इज कॉपर को AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट के अंदर डालता हूं, तो क्या होगा, तो जो हमारा कॉपर है वो Ag की जगह को ले लेगा, दैट इज कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, और जो हमारा सिल्वर मेटल है वो नीचे बॉटम में आके डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे यही चीज हो रही है, दैट इज कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, और जो कॉपर नाइट्रेट बन गया इसके अंदर और जो सिल्वर मेटल था वो बॉटम में जाके क्या हो गया बेटा, डिपॉजिट हो गया। तो इसके अंदर भी हमको यही चीज देखने के लिए मिली कि जो हमारा हाई रिएक्टिव मेटल था उसने लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से क्या कर दिया बेटा, डिस्प्लेस कर दिया। तो यही हमारी क्या होती है, रिएक्शन होती है। किस चीज की रिएक्शन होती है, जब हमारे मेटल्स किसी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन केवल उसी केस में होगा जब मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा क्या हो, लो रिएक्टिव नेचर का हो, और जो हमारा मेटल हम उसमें डाल रहे हैं वो हाई रिएक्टिव नेचर का होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये स्टेटमेंट लिखिए, हाउएवर इफ वी प्लेस सिल्वर वायर इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नो रिएक्शन अकर। अगर हम इसका उल्टा करते, दैट इज Ag का वायर लेते और उसको कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालते तो हमारा रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो हमारा Ag का वायर है दैट इज सिल्वर का वायर है वो लेस रिएक्टिव नेचर का है कंपेयर टू अवर कॉपर। अब इस जो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे जो मेटल्स हैं वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और हमको इस चीज का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है कि जब भी आप इस टाइप की रिएक्शन देखो तो उसके अंदर हमको क्या याद होना चाहिए कि कौन सा मेटल हमारा हाई रिएक्टिव नेचर का है और कौन सा मेटल हमारा लो रिएक्टिव नेचर का है, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमको ये याद रखना है। किस तरीके से याद रखना है, ये हमको याद रखना है विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो अपन इसी पर्टिकुलर टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो अलाइन है। ठीक है, जितने भी मेटल्स हमारे क्या है, सबसे पहले हमारा पोटेशियम है, फिर हमारा सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, निकल है, टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है यहाँ पे,
उसके बाद कॉपर है, फिर मर्करी है, फिर Ag है, दैट इज अवर सिल्वर, फिर गोल्ड है और फिर प्लैटिनम है। तो हमने क्या किया, हमने मेटल्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, अब ये मेटल्स का जो अरेंजमेंट है ये चीज हमको क्या बताती है, ये मेटल्स का अरेंजमेंट हमको बता रहा है कि कौन सा मेटल हमारा हाई रिएक्टिव नेचर का है और कौन सा मेटल हमारा लो रिएक्टिव नेचर का है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम हमारा पहले आ रहा है, तो एल्युमिनियम जो है वो जितने भी इसके नीचे मेटल्स प्रेजेंट है उनसे ज्यादा क्या होगा बेटा, रिएक्टिव नेचर का होगा। सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव नेचर का कौन सा है, हमारा पोटेशियम है, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। जितने भी मेटल उसके नीचे हैं वो सारे उससे कम रिएक्टिव नेचर के होंगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जैसे टॉप टू बॉटम अपन मूव कर रहे हैं तो हमारी रिएक्टिविटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। और अगर हम बॉटम टू टॉप मूव कर रहे हैं तो हमारी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। अगर हमारे पास उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसके अंदर क्या था, हमारा AgNO3 था और क्या था, कॉपर था। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, अगर हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो हम इसके अंदर पोजीशन देखेंगे। कॉपर हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, Ag हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। इसका मतलब कॉपर पहले आ रहा है, इसका मतलब कॉपर हमारा क्या होगा, हाई रिएक्टिव नेचर का होगा कंपेयर टू अवर Ag हमारा क्या होगा, लो रिएक्टिव नेचर का होगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा आयरन है और हमारा कौन सा है, कॉपर मेटल है। आयरन और कॉपर मेटल को देखें इस रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आयरन हमारा कहाँ पे आ रहा है, दैट इज अवर Fe हमारा आ रहा है ये, ठीक है, और कॉपर मेटल कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो Fe कहाँ पे आ रहा है, हमारा कॉपर से पहले आ रहा है, तो Fe क्या हो जाएगा, हाई रिएक्टिव नेचर का हो जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज हम इस चीज का पता लगा सकते हैं कि हमको अगर उस टाइप की रिएक्शन मिल रही है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिल रही है, तो उस रिएक्शन को सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या है, सबसे ज्यादा बेस्ट यही है कि अगर हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो हम रिएक्शन क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। क्योंकि इसके अंदर हमको ये चीज पता है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है और कौन सा मेटल हमारा लो रिएक्टिव नेचर का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको एल्युमिनियम क्लोराइड मिला, ठीक है। अब एल्युमिनियम क्लोराइड को डिस्प्लेस करने के लिए हम कौन कौन से मेटल डाल सकते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड के अंदर से एल्युमिनियम को डिस्प्लेस करने के लिए हम मैग्नीशियम डाल सकते हैं, कैल्शियम डाल सकते हैं, सोडियम डाल सकते हैं और पोटेशियम डाल सकते हैं। लेकिन अगर एल्युमिनियम को डिस्प्लेस करना है तो उसके अंदर अपन जिंक काम में नहीं ले सकते, आयरन काम में नहीं ले सकते, जितने भी नीचे मेटल है ये काम में हमारे नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन हमारे इसके अंदर दो तरीके के बनते हैं, या तो डायरेक्ट हमसे वो इस टाइप के रिएक्शन के बारे में पूछ लेता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, या तो वो कोई हमको एक क्वेश्चन लिख के देगा और हमसे पूछेगा क्या ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल का मतलब क्या हुआ, क्या इस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक और आयरन का उसने रिएक्शन दिया जिसके अंदर हमारा क्या है, ZnSO4 है और उसके अंदर हम आयरन को डाल रहे हैं, तो बताओ क्या रिएक्शन हमारा होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर ZnSO4 है तो मतलब क्या है, जिंक का सॉल्ट सोल्यूशन है, उसके अंदर हम आयरन को डालेंगे तो हमारा रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिंक ज्यादा क्या है, रिएक्टिव नेचर का है कंपेयर टू Fe। लेकिन अगर FeSO4 है और इसके अंदर अपन जिंक डाल रहे हैं तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्या है, जो हमारा जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है कंपेयर टू Fe। तो अगर हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर मेटल का रिएक्शन उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ है, तो हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव नेचर का है। याद करने का तरीका सिंपल है, उसको आप 10 से 11 बार लिखिए, जब आप 12वीं बार लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज याद हो जाएगी, ठीक है, दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, क्योंकि सिंबल्स हमको सारे याद है, लेकिन जस्ट हमको क्या करना है, उसको अरेंज करना है। तो बहुत इजी इसका तरीका है याद करने का कि 10 से 12 बार लिखो, ठीक है, फाइनली वो आपको याद हो जाएगी, एज इट इज याद हो जाएगी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, अब इसके अंदर एक और चीज, जैसा कि मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि रिएक्शन को एक्सप्लेन कीजिए जब मेटल अपने सॉल्ट के किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, या तो ये क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है हमारा, जब कोई मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन या मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ क्या कर रहा है बेटा, रिएक्ट कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। ठीक है, तो दो तरीकों से हमारा ये क्वेश्चन आ सकता है। ये पर्टिकुलर टॉपिक हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर भी हमारा ये वाला टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, तो दोनों के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट है, दोनों चैप्टर के अंदर अपन ने ये चीज़ें पढ़ी हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और बार अपन आते हैं हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? हमारी अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स है, जिसके अंदर हमने जो हमारे मेटल्स हैं उनको अरेंज कर दिया है। और अरेंज क्यों किया है? जिससे कि हम उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर सकें, पता लगा सकें। जैसे कि इसके अंदर कुछ नोट्स हैं, यहाँ पे देखिए, जब अपन टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और जब अपन बॉटम टू टॉप मूव कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सबसे ऊपर हमारा क्या होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, और सबसे नीचे क्या होगा, हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। तो जो हमारा पोटेशियम है वो तो क्या हो जाएगा बेटा, हाईली रिएक्टिव मेटल हो जाएगा, और जो सबसे नीचे हमारा प्लैटिनम है वो हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये अटैक्ड बाय द कोल्ड वाटर, मतलब अगर ये कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो इनका कोरोजन हो सकता है। ऑन द अदर हैंड एल्युमिनियम, जिंक और आयरन अटैक्ड बाय द स्टीम। अटैक्ड बाय द स्टीम का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर मेटल है अगर ये स्टीम के कांटेक्ट में आएगा तो ही इसका कोरोजन होगा। कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के केस में इन पे किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क नहीं पड़ेगा, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन पे। ठीक है, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैग्नीशियम के लिए हम हॉट वाटर लिखते हैं, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों का यहाँ पे हमको रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे सिंपल वाटर हो गया और यहाँ पे क्या होगी बेटा, हमारी स्टीम हो गई। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैग्नीशियम हमारा अभी भी हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। ठीक है ना, केवल अगर वाटर लिख दो यहाँ पे तो ये कंफ्यूजन भी हट जाएगा हमारा। ठीक है, अटैक्ट बाय द वाटर, मतलब वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में कौन कौन से मेटल को अटैक्ट करता है, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, इसके अंदर से जो हमारा पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन दिखाते हैं, और जो हमारा मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन दिखाता है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा एल्युमिनियम, जिंक और आयरन है वो हमारे स्टीम, दैट इज वाटर के वेपर फॉर्म के साथ रिएक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ पे चीज है जो आपको याद रखनी है, दैट इज हाइड्रोजन। इसके अंदर हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन क्यों प्रेजेंट है? ठीक है, हाइड्रोजन जो है हमारा एक तरीके का नॉन मेटल होता है, लेकिन वो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर लिखा जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन यही है कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसके ऊपर के जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सारे मेटल वाटर और एसिड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। ऑन दी अदर हैंड हाइड्रोजन के नीचे जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो वाटर और एसिड में से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? ड्यू टू इट्स लो रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे जो हमने हाइड्रोजन लिखा है वो इसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए लिखा है। ठीक है, अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है अगर हम इसको बात करें डेफिनेशन की तो क्या होगी, द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज और द एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग सीरीज हैज बीन डेवलप्ड। ठीक है, ये जो हमने सीरीज लिखी है या जो हमने सीरीज बनाई है वो किसके अकॉर्डिंग बनाई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही बनाई थी। जब हमने मेटल्स को एक दूसरे के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किए तो हमको हमारी ये क्या मिली, रिएक्टिविटी सीरीज मिली। ठीक है, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर किस तरीके से काम में लेना है वो तो हमको पता चल गया। ठीक है, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी जाती है तो हम मेटल्स की रिएक्टिविटी किस में से देखेंगे, हमारी इस रिएक्टिविटी सीरीज में से देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को पता करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलती हैं। कौन कौन सी वो चीजें हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़िए इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टेबल। जो हमने इसके अंदर बताया कि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अंदर जो सबसे टॉप पे क्या है, हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल है, और जो सबसे लो है वो हमारा क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेटल प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन in reactivity series can displace hydrogen from the dilute acid
एंड अ मेटल कैन डिस्प्लेस द मेटल्स प्लेस्ड बिलो द रिएक्टिविटी सीरीज। चलो सबसे पहले बी पॉइंट को देखते हैं। बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट कह रहा है मेटल प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हमारे मेटल प्रेजेंट है वो सारे मेटल हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे? डिस्प्लेस कर देंगे जब भी वो वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अब a metal can displace the metal placed below it in the reactivity series। ठीक है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बता रहा है कि हमारा कोई भी मेटल है, अगर जो उसके ऊपर का मेटल प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या करेगा? वो पर्टिकुलर मेटल ये पर्टिकुलर मेटल हमारा क्या हो जाएगा? ये पर्टिकुलर मेटल को अगर मुझे डिस्प्लेस करना है तो इसके ऊपर का मेटल को मैं किसी को भी डाल दूं उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो बहुत इजीली ये पर्टिकुलर मेटल उस अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में से क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसके नीचे के मेटल्स डालूंगा तो हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। यही हमारा मेन पर्पज है रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने का। ठीक है ना। नेक्स्ट इज अब metal present at the top are more electropositive, so they will occur in combined or compound form only in nature। एक और चीज या एक और इंफॉर्मेशन हमको हमारी रिएक्टिविटी सीरीज से मिलती है। ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट बता रहा है कि जो हमारे ऊपर के मेटल्स हैं, जो एकदम टॉप पे हमारे मेटल्स प्रेजेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये जो हमारे मेटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब होता है हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के साथ क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये हमेशा हमको नेचर में कंबाइन स्टेट में मिलते हैं। कंबाइन स्टेट का मतलब होता है कंपाउंड फॉर्म में मिलना। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा पोटेशियम है वो हमको KCl की फॉर्म में मिलेगा, जो हमारा Na है वो हमको NaCl की फॉर्म में मिलेगा, जो हमारा कैल्शियम है हमको वो CaCO3 की फॉर्म में मिलेगा। मतलब दूसरे किसी भी एलिमेंट के साथ ये क्या हो जाते हैं? बहुत जल्दी कंबाइन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिव नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। metals at the bottom are less reactive and do not react easily, so they may be present in free state in nature। जहां पे हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो ऑलमोस्ट कंपाउंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, वहीं पे जो हमारे लो रिएक्टिव नेचर के मेटल्स हैं वो हमारे फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। फ्री स्टेट्स का मतलब जैसे कई बार आपने सुना होगा कि ज़मीन खोदी और उसमें से सोना निकला। ठीक है, तो जो सोना निकलता है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में निकलता है। और वो प्योर फॉर्म में क्यों निकल पाता है? ड्यू टू इट्स लो रिएक्टिविटी, क्योंकि जो उनकी रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, इसलिए वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर हाई रिएक्टिव मेटल हमारा प्रेजेंट है तो जो हाई रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट है वो नेचर के अंदर कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे लो रिएक्टिव मेटल्स है वो अपनी रिएक्टिविटी लो होने की वजह से अपने एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है तो वो आसपास के एलिमेंट से रिएक्ट नहीं होते और कंपाउंड नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज हमको याद है तो हमको इतनी इंफॉर्मेशन पता हो सकती है। ठीक है, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कीजिए। सिंपल सी चीज है, 10-12 बार लिखोगे रिएक्टिविटी सीरीज एज इट इज आपको याद हो जाएगी। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि 12 बार एक बार में लिख लो, रोज 2 से 3 बार लिखो, 2 से 3 बार लिखो, 2 से 3 बार लिखो, एग्जाम तक आते आते ऑटोमेटिकली रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। और जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं उसके सिंपल ही आते हैं, तो आपको क्वेश्चन दिखते ही आपको आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। कभी भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते हैं बोर्ड के पेपर में, कॉन्सेप्चुअल आते हैं। शुरू से ही मैं ये चीज को कह रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज अबाउट यूजेस ऑफ मेटल। तो यहाँ पे हमारा जो मेटल्स है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी ओवर होती है। ठीक है, जितनी भी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसके अंदर या तो डायरेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है, जैसे डिफाइन या एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, या तो इस तरीके से आ जाता है एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो उसके अंदर अगर हमारे मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ आ रहा है या मेटल का रिएक्शन हमारे ऑक्सीजन के साथ आ रहा है तो किस तरीके से आंसर करना है आप समझिए। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अंदर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे और एक एग्जांपल देंगे। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो
तो उसके अंदर जितने भी मेटल के अपन ने टाइप्स देखे हैं, दैट इज हाई रिएक्टिव मेटल के साथ किस तरह ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, लो रिएक्टिव मेटल के साथ किस तरह रिएक्ट करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपकी कॉपी के अंदर लिखनी है। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो हमने मेटल वाला पार्ट कवर कर लिया है। मेटल्स का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज अवर यूजेस ऑफ मेटल। यूजेस ऑफ मेटल का मतलब है कि कहाँ कहाँ पे जो हमारे मेटल्स हैं वो काम में आते हैं। ठीक है, तो अपना कॉमन सेंस लगा के भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कॉपी का रटा रटाया आपको लिखना है। मेटल्स हमारे बहुत फ्रिक्वेंटली काम में आते हैं, हमारे किचन में काम में आते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर काम में आते हैं। हम इसमें देखते हैं कि मशीनें जो है वो मेटल से बनी हुई हैं। ठीक है, जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो हमारे मेटल से बने हुए हैं। तो चारों तरफ हमारे मेटल से मेटल्स बिखरे हुए हैं। तो या तो कॉमन सेंस से इसके यूजेस लिख दो, और कॉमन सेंस से नहीं लिख पा रहे हो तो यहां से इसके यूजेस लिख दो जो मैंने लिखे हैं। ठीक है, मैक्सिमम अगर यूजेस पूछेगा तो वो 5 यूजेस पूछ सकता है, तो कम से कम 5 यूजेस तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने यूजेस लिख रखे हैं, दैट इज अवर एल्युमिनियम इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेकिंग द बॉडीज ऑफ द रेल, कार्स, ऑटोमोबाइल्स, ट्रक्स एंड एयरक्राफ्ट। ठीक है, एल्युमिनियम मेटल हमारा क्या होता है, बहुत ही लाइट मेटल होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए हम इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। जैसे कार्स को बनाना है, ट्रक्स को बनाना है, एयरक्राफ्ट्स को बनाना है, तो वहां पे हमारे एल्युमिनियम मेटल बहुत फ्रिक्वेंटली काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेजर यूज ऑफ कॉपर इन मेकिंग द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स। ठीक है, कॉपर मेटल की क्योंकि कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। जो हमारा हाईएस्ट कंडक्टिव मेटल है वो तो बेटा क्या है, सिल्वर है। अब सिल्वर के वायर्स तो अपन अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि अपन तो है बेटा गरीब आदमी है, तो अपन किसके वायर अफोर्ड कर पाते हैं, कॉपर के वायर बहुत इजीली अफोर्ड कर पाते हैं, और वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे होते हैं। सिल्वर के जितने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ फिर भी अच्छे होते हैं। तो जनरली अपन कॉपर के वायर्स ही क्या करते हैं, काम में लेते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके जनरल केसेस में। कई केसेस में अपन एल्युमिनियम के वायर्स भी काम में लेते हैं, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि जो हमारे हाई टेंशन के वायर होते हैं वो हमारे किसके बनते हैं, एल्युमिनियम के बनते हैं, और जो हमारे घरों के अंदर यूज में आता है वो जनरली कॉपर काम में आता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लेस ये है हमारी इनके जो मेटल्स हैं वो वेरी करते हैं। कहीं पे हम सिल्वर भी काम में लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे काम में लेते हैं, जो हमारे आईफोन्स बनते हैं ना बेटा, 1-1, 1.5 लाख के, उसके अंदर जो सर्किट बनता है वो पूरा सिल्वर का बनता है। सिल्वर और गोल्ड मेटल इसके अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली काम में लिया जाता है, इसलिए उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो इतनी ज़्यादा फास्ट इसीलिए होती है क्योंकि उसके अंदर हमारे हाईली कंडक्टिव मेटल दैट इज अवर गोल्ड और सिल्वर को काम में लिया जाता है। ठीक है, गोल्ड नहीं है, गोल्ड भी कंडक्टिव है और सिल्वर भी कंडक्टिव है, लेकिन हाईएस्ट हमारा क्या है बेटा, सिल्वर ही है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद स्टील इज एलॉय। स्टील क्या है हमारा बेटा, एक तरीके का एलॉय है। एलॉय भी अपन इस चैप्टर के अंदर देखेंगे आगे, एलॉयज क्या होते हैं, किस तरीके से काम आते हैं, किस तरीके से बनते हैं। वैसे हमारा एक स्टील है जो कि एलॉय है किसका, आयरन का। जब हम आयरन और कार्बन को एक दूसरे के अंदर मिक्स करते हैं तो हमारा स्टील बनता है। जब हम आयरन, कार्बन, निकल और क्रोमियम को मिक्स करते हैं तो हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है। ठीक है, तो स्टील इज एलॉय ऑफ आयरन विच इज यूज्ड टू मेकिंग द पार्ट्स ऑफ द मशीन्स एज अ बिल्डिंग मटेरियल एंड एज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो हमारे पास एक स्टील है जो कि एक तरीके का एलॉय है। ठीक है, वो भी फ्रिक्वेंटली हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पसेज में और बहुत सारे कामों में आता है, मशीनरी बनाने के कामों में आता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के जो बर्तन होते हैं वो बनाने के काम में आता है। क्योंकि जब हम आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर लेते हैं या स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो कोरोजन से क्या हो जाता है बेटा, प्रोटेक्ट हो जाता है, उसके अंदर जंग नहीं लगती। तो जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हमारी बनती हैं वो जनरली हमारी किस में बनती है, स्टील के कंटेनर्स के अंदर ही बनती हैं, क्योंकि उसके अंदर कोरोजन होने का खतरा जो रहता है वो सबसे कम रहता है। ठीक है, ऑल्दो आयरन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। ठीक है ना, उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर कॉल्ड नोबल मेटल्स और कॉइनेज मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के बारे में तो अपन जानते ही हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनाना हो तो जनरली वो सिल्वर के बनते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा कोई रईस हो तो। ठीक है, लेकिन जनरली जो हमारी ज्वेलरीज होती हैं वो हम गोल्ड की प्रेफर करते हैं, और ज़्यादा अपन को जाना हो तो अपन प्लैटिनम की भी बना सकते हैं। तो प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी हम फ्रिक्वेंटली पहनते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी भी हमारा एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम फ्रिक्वेंटली काम में लेते हैं थर्मोमीटर्स के अंदर। ठीक है, और हमारा अमलगम भी बनता है। अमलगम्स क्या होते हैं बेटा, अमलगम हमारे मर्क्यूरी के क्या होते हैं बेटा, एलॉय होते हैं। ठीक है, अमलगम जो होते हैं वो जनरली डेंटिस्ट के काम आते हैं। जो हमारी टीथ के अंदर फिलिंग होती है वो हमारा क्या होता है, सिल्वर अमलगम होता है। ठीक है, अभी अमलगम्स क्या होते हैं इसको अपन बहुत अच्छे से तसल्ली से पढ़ेंगे, किसके अंदर, एलॉय के अंदर। ठीक है, अभी बस केवल याद रखो कि जो मर्क्यूरी है वो थर्मोमीटर के अंदर काम में आती है,
और हमारे अमलगम्स बनाने के काम में भी आती है, ठीक है। उसके बाद जिंक इज यूज्ड टू गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज क्या, कोरोजन अभी अपना टॉपिक है, उसके अंदर अपन गैल्वेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। गैल्वेनाइजेशन एक तरीके का हमारा प्रोसेस होता है जिसके अंदर अपन किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि अंदर के मेटल को अपन क्या कर सके, कोरोड होने से बचा सके। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस अपन वहाँ पे देखेंगे, जिसके लिए हम कौन से मेटल को काम में लेते हैं, जिंक को काम में लेते हैं, जिससे कि हम अंदर के मेटल को कोरोड होने से बचा सके। तो ये हमारे क्या है बेटा, कुछ यूजेस हैं। तो इन यूजेस को याद कर लो, या आपके दिमाग में कोई नॉर्मल डे टू डे लाइफ के भी यूजेस होंगे तो यूज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर यूटेंसिल्स अपन बना सकते हैं, ठीक है। चारों तरफ अपन किचन के अंदर यूटेंसिल्स देखते हैं, वो जनरली हमारे एल्युमिनियम के होते हैं, स्टील के होते हैं, तो वो भी आप काम में ले सकते हो, ठीक है। जो हमारी बैग बनती है वो मेटल से बन सकती है, वो भी आप काम में लेते हो। जो हमारे वायर्स बनते हैं वो भी मेटल से बनते हैं, वो भी आप काम में ले सकते हो। तो आपकी सोच जहाँ तक जाती है वो आप यूजेस लिख सकते हो। वैसे बहुत मुश्किल है कि इस टाइप का क्वेश्चन आए, लेकिन बाई चांस आ जाए, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी ही चल रही है, तो मे भी आ सकता है। 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इजीली इसमें से बन सकता है, अगर एग्जामिनर चाहे तो, ठीक है। 5 पॉइंट्स लिखने हैं तो वो क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का दे दिया, आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर, दैट इज अवर नॉन मेटल्स। सो मेटल्स के बारे में अपन ने सारी चीजें देख ली हैं। मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली है, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली है, मेटल के यूजेस देख लिए। तो मेटल्स आई थिंक दिमाग में एकदम आपके बैठ गया होगा कि मेटल्स होते क्या है और किस तरीके से हम मेटल्स को काम में ले सकते हैं और किस तरीके से हम मेटल्स को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेटल्स के बारे में क्लियर होगी। अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज अवर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स भी हमारे मेटल्स की तरह ही एक तरीके का एलिमेंट है, और नॉन मेटल एक तरीके से देखा जाए तो मेटल का जस्ट क्या है बेटा, अपोजिट है। कई फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे आप इसके अंदर जो मेटल से क्या होंगी, एकदम अपोजिट होंगी। उस इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर भी अपन उसी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के, उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद लास्ट में अगर हुआ तो अपन यूजेस भी देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, सो नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। जो हमारे नॉन मेटल्स की बात करें तो जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे, वो पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में तो हमारे क्या हो गए बेटा, पीरियोडिक टेबल के नॉन मेटल्स हो गए, और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वहां पे हमारे क्या होते हैं, मोस्टली मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन का मतलब क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन है वो जनरली हम मेटल के साथ ही लिखते हैं। इसकी जो पर्टिकुलर प्लेस है पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की, वो अभी भी संशय में पड़ी है, मतलब अभी भी अपन कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि हाइड्रोजन को कहाँ पे रखा जाए। तो जनरली जो अभी अपन इसको रख रहे हैं वो मेटल के साथ ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अमंग द टोटल नोन एलिमेंट देयर आर ओनली 22 नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स की क्वांटिटी है वो कितनी है हमारी, दैट इज टोटल 22 नॉन मेटल्स। हमारे टोटल एलिमेंट्स जो हमारे 118 एलिमेंट्स है उसके अंदर कितने हैं, केवल 22 हमारे क्या है, नॉन मेटल्स है। जिसके अंदर भी अगर अपन बात करें तो जो 11 है 22 में से वो तो गैसेस हैं, जैसे हमारी ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, एक्सेट्रा, ठीक है। एक लिक्विड है दैट इज अवर ब्रोमाइन, और जो 10 है वो हमारे क्या है, सॉलिड्स हैं, जैसे सल्फर हुआ, फॉस्फोरस हुआ, डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ। डायमंड और ग्रेफाइट जो हमारे दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर स्टेट वाइज बात करें तो जो हमारे नॉन मेटल्स है तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। गैसेस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि 11 गैसेस प्रेजेंट है नॉन मेटल में। लिक्विड स्टेट में भी प्रेजेंट करते हैं क्योंकि एक लिक्विड नॉन मेटल भी है, दैट इज अवर ब्रोमाइन। और 10 हमारे सॉलिड्स हैं, मतलब सॉलिड स्टेट्स के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो हमारी तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अवर ब्रोमाइन, जो कि एक ही है, ये हमको याद होनी चाहिए। लिक्विड नॉन मेटल इज अवर ब्रोमाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर या हमारे एलिमेंट्स के अंदर हमारे नॉन मेटल प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉनिक व्यू की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब नॉन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। दैट इज एन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन मेटल विच फॉर्म्स आयन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक व्यू की बात करें तो जो हमारे नॉन मेटल्स, हम किसको कहेंगे, नॉन मेटल्स अपन उस टाइप के एलिमेंट्स को कहेंगे
जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो बेटा, गेन कर रहे हो, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद नेगेटिव आयन बना रहे हो, वो हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे। उस टाइप के एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, दैट इज नॉन मेटल्स कहेंगे, ठीक है। और इसी वजह से Thus the non-metal also known as the electronegative element, और इसी वजह के कारण, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इसी वजह से हम उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले। तो जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, ये अभी अपन आगे भी एक और बार डिस्कस करेंगे, तो अभी जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं सीधे फटाफट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अपन ने मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, उसी तरीके से हमारी नॉन मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें तो नॉन मेटल्स आर दी नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल इन नेचर। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ना तो वो मेलेबल नेचर के होते हैं, मतलब हम उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते और ना ही हम उनको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स ना तो हमारे मेलेबल नेचर के होते हैं और ना ही हमारे डक्टाइल नेचर के होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दैट इज अवर ब्रेक इजली। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल नेचर बेटा इस तरीके से अपन समझ सकते हैं, जैसे जो हमारा कांच है, ठीक है, उसको अपन इस हाइट से गिराएंगे तो क्या होगा, वो जैसे ही नीचे गिरेगा वैसे ही वो क्या होगा बेटा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। टूटेगा भी किस तरीके से, दो भागों में नहीं टूटेगा, किस तरीके से टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में वो क्या होगा बेटा, बिखर जाएगा। तो इस टाइप का जो नेचर होता है सॉलिड्स का, उसे उस नेचर को अपन क्या बोलते हैं, ब्रिटल नेचर बोलते हैं। जनरली जितने भी हमारे जैसे सॉल्ट्स आते हैं, सबने देखा ही होगा, NaCl का एक टुकड़ा लेना, बड़ा टुकड़ा, उसको जब आप फोड़ोगे तो वो भी इसी तरीके से बिखरेगा। तो जनरली जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। दैट इज जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं बेटा, ब्रिटल नेचर के होते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इसके अंदर एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है हमारा वो कंडक्टिव नॉन मेटल है। जो ग्रेफाइट है हमारा वो क्या है बेटा, कंडक्टिव नॉन मेटल है। दैट इज वो हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इसी तरीके से याद रखिए, दैट इज नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट हमारा नॉन मेटल है वो हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस या नॉट शाइनी इन नेचर, दे आर डल। जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो नॉन लस्ट्रस नेचर के होते हैं और डल होते हैं। लेकिन यहां पे भी हमारा एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एंड आयोडीन, एंड आयोडीन, ठीक है। दो हमारे एक्सेप्शंस यहां पे भी आ जाते हैं। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस नेचर के होते हैं। नॉन लस्ट्रस नेचर का मतलब चमकदार नहीं होते हैं। लेकिन दो हमारे नॉन मेटल ऐसे हैं जो चमकदार हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा ग्रेफाइट है और एक हमारा क्या है बेटा, आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन और ग्रेफाइट दो इसके एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस याद रखना। कंडक्टिव नॉन मेटल की बात की जाए तो कंडक्टिव नॉन मेटल क्या है हमारा, ग्रेफाइट है। और अगर हम लस्ट्रस नेचर की बात करें नॉन मेटल्स की तो ऑलमोस्ट जितने भी नॉन मेटल्स हैं नॉन लस्ट्रस नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट और आयोडीन, ठीक है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं बार बार, दैट इज एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन, ठीक है। ग्रेफाइट और आयोडीन हमारे लस्ट्रस नेचर शो करते हैं। उसी तरीके से नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर। जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, जनरली सॉफ्ट नेचर के होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमारा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन डायमंड। जो हमारा डायमंड है, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल, इट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ, या मैं बोलूं इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल एलिमेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। तो जो जनरली हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नेचर के होते हैं। लेकिन डायमंड उसमें एक ऐसा नॉन मेटल है
जो कि क्या है, हार्डेस्ट नेचर का है सारे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजीली ब्रोकन। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं, मतलब उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा हाई नहीं होती है। ठीक है, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज एट द रूम टेम्परेचर। जो जैसा कि हमने देखा कि जो हमारे नॉन मेटल्स है वो तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल्स हैव comparatively low melting point or boiling point except diamond which is non metal having the high melting point and boiling point। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं जनरली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के होते हैं, इस वजह से, और मोस्टली जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, इस वजह से जो मोस्टली नॉन मेटल्स हैं उसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि जो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हाई नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी हमारा एक्सेप्शन आ जाता है। एक तो डायमंड तो है ही, साथ में ग्रेफाइट को भी लिख सकते हो। जो डायमंड और ग्रेफाइट है ये दोनों ऐसे नॉन मेटल्स हैं हमारे जिनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लिख सकते हो, एक तो डायमंड तो है ही हमारा जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, और दूसरा हमारा ग्रेफाइट है जिसका भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे जो एक्सेप्शंस हैं, एक दो लस्ट्रस नेचर वाले हैं जिसके अंदर ग्रेफाइट और आयोडीन है, एक हमारा कंडक्टिव नॉन मेटल जो कि हमारा क्या है, ग्रेफाइट है। ठीक है, एक हमारा सॉफ्ट नॉन मेटल होते हैं मोस्टली, लेकिन डायमंड क्या है, हमारा हार्डेस्ट नॉन मेटल है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल का क्या होता है, लो होता है, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट ऐसे दो नॉन मेटल हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं, तो दैट इज नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड व्हिच इज नॉन मेटल हैविंग द हाई। सेम ही है, इसको हटा दो। ठीक है, सेम जो इससे पहले पढ़ा वही चीज है। नेक्स्ट आते हैं, नॉन मेटल्स हैव द लो डेंसिटी, दैट इज नॉन मेटल्स आर लाइट सब्सटेंसेस। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, लो होती है। जनरली क्या होता है, जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटीज हाई होती है क्योंकि मैक्सिमम मेटल्स हमारे सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स की बात करें तो उसके अंदर 11 गैसेज ही है, एक हमारा लिक्विड है, और जो सॉलिड है वो भी इतने अच्छे सॉलिड की कैटेगरी में नहीं आते। तो जनरली हमको ये देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे नॉन मेटल्स है उनकी जो डेंसिटीज है वो मैक्सिमम केसेस में लो ही रहती है। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दैट इज दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस नेचर के होते हैं। नॉन सोनोरस नेचर का मतलब है कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब भी उन्हें किसी ऑब्जेक्ट से हिट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। ठीक है, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेटल की अगर हम बात करते थे तो उसके अंदर हमारे ग्रे और सिल्वर मेटल्स ही होते थे, लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स है वो कलरफुल नेचर का है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा आयोडीन है वो वायलेट कलर का होता है, जो हमारा सल्फर है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, जो हमारा कार्बन है वो ब्लैक कलर का होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट है हमारे किसके अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर। मतलब उसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है कि जनरली इसी कलर में मिलेंगे, डिफरेंट कलर्स के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारी कुछ नॉन मेटल्स हैं, और इन नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। 2 से 3 बार मैंने हर एक एक्सेप्शन को रिपीट किया है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारा छोटा सा डायग्राम है जिसके अंदर आप नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हो, याद रखने की कोशिश कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, लो डेंसिटी होती है और ब्रिटल नेचर के होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की है और फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की है, इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं या तो हमारे एक्सेप्शंस के बन सकते हैं, या तो हमसे क्या बोला जाएगा कि कंपेयर कीजिए दोनों मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यही हमारे कुछ बेसिस हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उन मेटल्स और नॉन मेटल को कंपेयर कर सकते हो। लेकिन याद रखना, कंपेयर भी कर रहे हो और प्रॉपर्टीज भी लिख रहे हो तो दोनों केसेस के अंदर एक्सेप्शंस लिखने जरूरी है। एक्सेप्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर एक्सेप्शंस नहीं लिखोगे तो वो मार्क्स काटेगा ही काटेगा, एग्जामिनर जो है वो मार्क्स काटेंगे ही काटेंगे। तो एक्सेप्शंस लिखना ना भूलें किसी भी पॉइंट के अंदर। ठीक है ना, चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल भी कुछ कुछ हमारी किसकी तरह है, मेटल्स की तरह ही है। इसके अंदर भी हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं पहले ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, उसके बाद एसिड के साथ, उसके साथ वाटर के साथ, इस तरीके से हमारे रिएक्शन चलेंगे जैसे कि हमारे मेटल्स के अंदर चल रहे थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो सबसे पहला जो इसके अंदर देख रहे हैं वो देखेंगे हम रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो नॉन मेटल जब भी, मेटल की बात करें तो मेटल जब भी हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना रहा था, मेटल ऑक्साइड बना रहा था। उसी तरीके से जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारी क्या होगी बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने कोई भी इक्वेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नॉन मेटल मिला, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बनाया किया तो हमारा क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये चीज इसके अंदर लिखी है, दैट इज नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बोलो या नॉन मेटल ऑक्साइड बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी इसी तरीके से चलेगी। अगर हम बात करें दैट इज नॉन मेटल ऑक्साइड की, जो नॉन मेटल ऑक्साइड हमारी बनती है वो दो नेचर की बनती है। ठीक है, जैसे हमारे मेटल्स के अंदर जो हमारी मेटल ऑक्साइड बन रही थी उसका जो नेचर था वो मैक्सिमम केसेस में क्या रहता था, या तो वो बेसिक नेचर की होती थी या तो कुछ एक्सेप्शंस में, दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, हमारे उसके अंदर जो एक्सेप्शंस अपन ने पढ़े थे जो कि एम्फोटेरिक नेचर को शो करते थे। एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक एज वेल एज बेसिक। लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात करें तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं उसके अंदर हमारे टाइप ही होते हैं दो। ठीक है, कोई लेकिन ऐसी कोई इसके अंदर ऑक्साइड नहीं है जो एसिडिक और हमारा क्या कहते हैं बेसिक दोनों नेचर शो करे, ऐसी कोई नहीं है। इसके अंदर भी हमारे दो नेचर है, लेकिन जो पर्टिकुलर ऑक्साइड होती है वो एक ही नेचर को शो करेगी, या तो वो एसिडिक नेचर को शो करेगी या तो वो न्यूट्रल नेचर को शो करेगी। ठीक है, सो नॉन मेटल का रिएक्शन जब अपन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो अपन को मिलती है नॉन मेटल ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं ये हमारी दो टाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं, या तो ये एसिडिक नेचर की होंगी या तो ये हमारी न्यूट्रल नेचर की होंगी। ठीक है, या तो एसिडिक या तो ये न्यूट्रल नेचर की होंगी। अगर एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करें तो एसिडिक ऑक्साइड में जो हमारे ऑक्साइड्स आती है उनको पढ़ लेते हैं, दैट इज द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। ठीक है, किसके ऑक्साइड बने, हमारे जो ऑक्सीजन है उसका रिएक्शन कार्बन के साथ हो, हमारा उसका रिएक्शन सल्फर के साथ हो, रिएक्शन हमारा फास्फोरस के साथ हो। जब ये मेटल्स जब ये नॉन मेटल्स हमारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो ये जो ऑक्साइड बनाते हैं वो जनरली हमारी किस नेचर की होती हैं, सारी एसिडिक नेचर की होती है। हम यहाँ पे मैं जनरली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और कुछ केसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो तो क्या होती है बेटा, एसिडिक नेचर की होती है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसका जो नेचर होता है बेटा वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जनरली वर्ड को काम में लेंगे। तो जनरली जब भी हमारे ये नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो इनसे ऑक्साइड बनती है वो हमारी एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, तो इसके अंदर यही चीज देखिए, द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर, फास्फोरस etc are acidic and therefore they turn blue litmus solution into red। ठीक है, अब ये एसिडिक नेचर की है या नहीं है वो हम किससे चेक करेंगे बेटा, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। पढ़ लिया है हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में इंडिकेटर्स क्या होते हैं हमारे। तो इंडिकेटर्स हमारे इस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो हमको बताते हैं वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी कार्बन है, इसका मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो मुझे क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिली। फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर अपन मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके जाएंगे। ठीक है, बिग ब्लू कलर का हमारा लिटमस पेपर लेंगे जिसके ऊपर अपन उसको क्या कर लेंगे, वाटर से मॉइस्ट कर लेंगे। और जब अपन उस मॉइस्ट लिटमस पेपर को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास लेके जाएंगे, इसके अंदर उसको डालेंगे तो जो लिटमस पेपर है वो हमारा रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्या चीज शो करेगा कि जो हमारी गैस है वो हमारी गैस एसिडिक नेचर की है, क्योंकि लिटमस रेड कलर तभी देता है जब वो किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है। उसी तरीके से सल्फर का भी है,
सल्फर को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिली, जिसका नेचर क्या होता है बेटा, एसिडिक हो सकता है, ठीक है, या एसिडिक होता है। तो जनरली इसके अंदर भी अपन सेम चीज करेंगे, दैट इज लिटमस पेपर, मॉइस्ट लिटमस पेपर को लेके जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के पास रखेंगे, तो लिटमस पेपर का जो कलर होगा वो हमारा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसका जो नेचर है वो क्या है बेटा, एसिडिक है, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड की बात होगी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन न्यूट्रल ऑक्साइड्स की। न्यूट्रल ऑक्साइड्स की बात करें तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हमारी उस टाइप की ऑक्साइड्स होती हैं जिनका नेचर क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो सम ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल्स आर न्यूट्रल इन नेचर, कुछ ऑक्साइड्स जो होती है हमारी नॉन मेटल की वो क्या होती है, न्यूट्रल नेचर की होती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे एक चीज आई है बहुत अच्छी, वाटर। वाटर सबने देखा है, देखा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है, पिया ही होगा तो देखा भी होगा, ठीक है। तो जो वाटर होता है हमारा वो भी बेटा क्या है, एक तरीके की नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना। जो वाटर है हमारा वो भी एक तरीके का क्या है बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड है। कौन से नॉन मेटल को बर्न कर रहे हैं अपन, हाइड्रोजन को बर्न कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को जब अपन बर्न करते हैं, या मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, या मैं ये बोलूँ कि हाइड्रोजन का जब कंबशन होता है, तब हमको क्या मिलता है बेटा, वाटर मिलता है एज अ प्रोडक्ट। सो जो हमारा वाटर है वो भी किस ऑक्साइड में आएगा बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब वाटर से तो सभी फैमिलियर हैं, क्यों फैमिलियर हैं, क्योंकि हम पानी पीते हैं, ठीक है। अगर वो एसिडिक या बेसिक नेचर का होगा तो वो हमारी बॉडी को क्या करेगा बेटा, बहुत ज्यादा हार्म करेगा। लेकिन जो हमारा वाटर है वो न्यूट्रल नेचर का होता है, इट इज अ कलरलेस टेस्टलेस सब्सटेंस, ठीक है। तो जब भी हम उसको पीते हैं तो हमें कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जैसा कि मैंने तुमसे डिस्कस किया था कि जनरली वहाँ पे वर्ड क्यों हम काम में लेते हैं, क्योंकि कार्बन दोनों चीजें बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो तो हमारी एसिडिक नेचर की है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो हमारी जनरली न्यूट्रल नेचर की होती है। जनरली सॉरी, इसके अंदर अपन बोल सकते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो हमारी न्यूट्रल नेचर की होती है। उसी तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ तो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनी है वो भी हमारी क्या है, न्यूट्रल नेचर की गैस है। इसके अंदर हमारे दोनों गैसेस बनती हैं, दैट इज या तो वो न्यूट्रल नेचर की होगी या तो वो एसिडिक नेचर की होगी, बेसिक नेचर की गैसेस नहीं होती हैं। और ऐसा भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता जिसके अंदर हम दोनों नेचर को देख सके, मतलब ऐसा नहीं है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर भी शो करेगा, बेसिक नेचर भी शो करेगा, ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं होता। या तो वो एसिडिक नेचर की होगी या तो वो न्यूट्रल नेचर की होगी। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि हम किस तरीके से पहचानेंगे, किस तरीके से नहीं पहचानना है। जो यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल्स लिखे हैं कम से कम उसको तो याद रखो, उसी में से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, क्योंकि जनरली एनसीईआरटी के अंदर यही चीजें दे रखी हैं। और जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बनता है वो हमारा एनसीईआरटी के बेस में रख के ही बनाया जाता है, उसके अंदर जो चीजें प्रेजेंट है उसी से बनाई जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम ये वाले हमारे दे रखी है, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड में ये 3, और हमारी जो एसिडिक ऑक्साइड में है उसके अंदर हमारा कार्बन का दे रखा है, सल्फर का दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से हमको इसके अंदर पता रखा है। तो कम से कम इतना तो हमको याद रखना ही रखना है, ठीक है। इससे ज्यादा याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन कम से कम इतना तो याद रखो कि कौन सी हमारी न्यूट्रल की कैटेगरी में आएंगी और कौन सी हमारी एसिडिक की कैटेगरी में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अवर रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है। पहला केमिकल प्रॉपर्टी देख ली, दैट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन का रिएक्शन हमने मेटल के अंदर नहीं पढ़ा था, ये अपन नॉन मेटल के अंदर ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं, या जो मैं बोलूँ जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल के साथ क्या बनाता है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाता है। कोवेलेंट हाइड्राइड्स का मतलब ये होता है कि जब भी नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने की वजह से उनके बीच में बॉन्ड क्रिएट होता है। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो हम उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो क्या बना रहा है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स बना रहा है, ठीक है। तो यही चीज इसके अंदर लिखी हुई है, दैट इज नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन अंडर डिफरेंट कंडीशन टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है। जब भी हमारे नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारा H2O जिसके अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है,
H2S जिसके अंदर सल्फर हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, NH3 जिसके अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, HCl जिसके अंदर हमारा हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, और CH4 जिसके अंदर हमारा कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो सबके अंदर हाइड्रोजन कॉमन है, डिफरेंट हमारे नॉन मेटल्स हैं जो कि जुड़ रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब जैसा कि मैंने इसके अंदर बोला कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स बना रहा है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है जिसकी वजह से बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। चलिए एक मैं करके ही बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा H2O है, ठीक है। H2O क्या है हमारा, H2O हमारा कॉम्बिनेशन है दो नॉन मेटल्स का, जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। अगर इनकी बॉन्डिंग की बात की जाए तो वो कुछ इस तरीके की होती है। ये हमारा ऑक्सीजन है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारा हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिया, और जो ऑक्सीजन है अपने वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या ले लिया बेटा, शेयर कर लिया। शेयर करने पे हाइड्रोजन के पास क्या हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसी तरीके से ये वाले हाइड्रोजन के पास भी क्या हो गया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ऑक्सीजन ने दोनों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। उसकी वजह से ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये जो बॉन्डिंग बनेगी हमारी कुछ इस तरीके की बनेगी अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है। ये हमारे क्या हुआ, वाटर का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की बॉन्डिंग बनती है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो ये बॉन्डिंग हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है, ठीक है ना। अगर हमारी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहे होते हैं, मतलब अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देता और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता, तो वो एक कि हमारी वो जो बॉन्डिंग होती है वो हमारी होती है आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। इन दोनों बॉन्डिंग्स के बारे में अपन देखेंगे जब अपन अभी थोड़ी सी अपन आगे चलेंगे, लेकिन अभी बस इतना ही याद रखिए कि जब इलेक्ट्रॉन्स की अपन शेयरिंग करते हैं तो वो शेयरिंग जो होती है उस पर्टिकुलर बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन्स की शेयर होने से जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इस वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और हाइड्रोजन के साथ हो रही है तो हम उसको हाइड्राइड्स बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो बस पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ो, ठीक है। सो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन अंडर डिफरेंट कंडीशन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग कोवेलेंट हाइड्राइड्स। एग्जाम्पल के तौर पे कौन से, H2O, H2H, NH3, HCl, CH4, ये सारे हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स के हैं, ठीक है। आर कॉमनली हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड कार्बन रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमको कुछ वो दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन किया मैंने, तो मेरा क्या बना, H2O बना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, ठीक है। उसी के तरीके से हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में रिएक्शन किया 715 केल्विन पे, तो हमको H2S गैस मिल गई। उसी तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमको क्या मिल गई बेटा, HCl गैस मिल गई, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल गई, ठीक है। तो इसके अंदर सबके अंदर अपन देख पा रहे हैं कि जितने भी हमारे नॉन मेटल्स थे सबका रिएक्शन किसके साथ हुआ है बेटा, हाइड्रोजन के साथ हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, कोवेलेंट हाइड्राइड्स बने हैं विद दी कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके अंदर ये यहाँ तक तो अपन को याद रखना ही है, ये क्या बना रहे हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स बना रहे हैं, प्लस 2 से 3 एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो और इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड। दोनों को अपन साथ में देखेंगे। क्यों साथ में देखेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर सेम चीज बताई जा रही है कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो एसिड और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर दैट इज जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका रीजन कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के और वाटर के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे का जो रीजन है वो इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर अपन चीजों को समझते हैं। Non-metals do not react with water or steam to give hydrogen gas. This is because non-metals cannot give electrons to reduce the hydrogen ion of water into hydrogen gas. और यही सेम चीज हमारी एसिड के लिए भी अप्लाई है, ठीक है। देखो मेटल्स और जो थे हमारे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के थे, ठीक है।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होने की वजह से वो क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते थे, और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की वजह से जब वो एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट होते थे तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते थे, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन गैस थी वो हमारी एसिड और वाटर में से क्या होती थी बेटा, डिस्प्लेस होती थी। और एसिड और वाटर में से जब वो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होती थी, इसका मतलब हमारा रिएक्शन हो रहा है, जो मेटल है वो एसिड और वाटर के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। लेकिन जब हमारी नॉन मेटल्स की बात आती है तो जो उनका नेचर हो जाता है वो एकदम मेटल के कंपैरिजन में क्या हो जाता है बेटा, डिफरेंट हो जाता है। किस तरीके से डिफरेंट हो जाता है कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेटा, एक्सेप्ट करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करेंगे। तो जब भी हम नॉन मेटल्स को एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेंगे तो वो एसिड और वाटर में से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस भी नहीं कर पाएंगे। जब वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे तो नॉन मेटल एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यही हमारा सिंपल रीजन है कि इसी वजह से जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो नॉन मेटल्स एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, याद रखिए, विद रीजन। स्टेटमेंट दोनों के अंदर सेम ही लिखा है, इसके अंदर भी क्या लिखा है, बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। इसके अंदर भी ये लिखा है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड देयरफॉर हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड व्हेन नॉन मेटल आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, इस वजह से। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी दो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों को सेपरेट याद रखो, सेपरेट याद रखना है, लेकिन अगर लिखने के लिए आए तो अलग अलग ही लिखना, दोनों को सेम मत लिख देना। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन रिएक्शन विद क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जो हमारे नॉन मेटल्स का रिएक्शन था तो वो क्या बना रहे थे, कोवेलेंट हाइड्राइड्स बना रहे थे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। उसी तरीके से जब भी हमारे नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं, इसके अंदर भी हमारी क्या हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ही हो रही होती है। जो हमारे नॉन मेटल्स है वो क्लोरीन के साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके वो कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं। ठीक है, सेम उसी की तरह होता है जैसे हमारे हाइड्राइड्स में होता है। तो इसके अंदर यही चीज दिखी है, दैट इज नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म covalent chlorides such as HCl, CCl4, etc. For example, H2 plus Cl2 gives us HCl. ठीक है, CCl4 भी हमारा बन जाता है, that is कार्बन प्लस क्लोरीन का कॉम्बिनेशन। किस तरीके से बनता है देखो, जो हमारा क्लोरीन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमारा जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे क्लोरीन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक क्लोरीन हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7, एक क्लोरीन हमारे नीचे आ जाएगा, दैट इज 1 2 3 4 5, ये 6, ये 6 और ये 7। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7 है, टोटल 8 करने हैं, तो ये जो क्लोरीन है ये कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन क्या ले लेंगे, उधार ले लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो जितने भी हमारे क्लोरीन प्रेजेंट थे सबने एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया और उनका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। उसी तरीके से जो कार्बन है वो भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा क्लोरीन से और अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, वो अपने ऑक्टेट क्या कर लेगा, वो कंप्लीट कर लेगा। इस तरीके से CCl4 का हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। अगर इसको अपन बॉन्ड की फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरीके का बनेगा, दैट इज ये तो बन गया C, ये बन गया हमारा Cl, ये हमारा Cl, ये हमारा Cl और ये हमारा Cl। ठीक है, तो CCl4 हमारा इस तरीके से निकल के आएगा। सिंगल बॉन्ड क्या शो करता है, सिंगल बॉन्ड ये शो करता है कि हमने 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या की है बेटा, शेयरिंग की है। ठीक है, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है सब में। देखो यहाँ पे एक हमारा 1 पेयर है, यहाँ पे हमारा 1 पेयर है, यहाँ पे हमारा 1 पेयर है और यहाँ पे भी हमारा 1 पेयर है, तो दैट इज CCl4 का ये हमारा क्या बनेगा बेटा, स्ट्रक्चर बनेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या बनते हैं, कोवेलेंट क्लोराइड्स बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो इसको हम कोवेलेंट कहते हैं, और क्योंकि हमारे क्लोराइड्स बन रहे हैं तो इसलिए ये कोवेलेंट क्लोराइड की कैटेगरी में आता है। ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर नॉन मेटल्स। ठीक है, इसके अंदर भी हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। जब भी हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो नॉन मेटल है वो लो रिएक्टिव नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो वो उसको क्या करेगा, उसके सॉल्ट की सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। यही चीज लिखे है, लाइक मेटल्स नॉन मेटल्स शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सिंपल वही चीज है जो हमको हमारे मेटल्स के अंदर देखने के लिए मिली थी। इसके अंदर जब अगर हम क्लोरीन को NaBr से रिएक्ट करवाएंगे तो क्लोरीन क्या करेगा, Br को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और वो खुद उसकी जगह ले लेगा। तो दैट इज NaCl बन गया और Br2 हमारा क्या हो गया, बाहर आ गया। ऑन दी अदर हैंड जब Bar2 को NaCl के अंदर डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो क्लोरीन है हमारा वो Br के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, या मैं बोलूँ ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर नो रिएक्शन हमको देखने के लिए मिलेगा। इसकी जो सीरीज है वो छोटी सी है, ये केवल ये याद रख लो, दैट इज फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद Br है, उसके बाद हमारा आयोडीन है। ठीक है। तो इस तरीके से हमको हमारे इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आने वाला, इस पे अपन ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ज्यादातर हमसे जो पूछा जाता है वो मेटल्स की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी पूछा जाता है। अगर किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हो, ठीक है, तो हमारा ये आ सकता है। ठीक है, तो पढ़ा दिया है हमने, आप एक बार पढ़ेंगे और जो ये छोटी छोटी चीजें जितनी भी हमने पढ़ी हैं वो सारी चीजें याद रखेंगे, क्योंकि मोर और लेस हर चीज हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट ही है जो भी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसके अंदर हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। किस चीज का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बॉन्डिंग फॉर्मेशन का, कि किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होती है बेटा, बॉन्डिंग क्रिएट होती है। अब क्योंकि हमको उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल गई है, बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर हमको ये चीज पता चल गई है कि मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और उनके ऊपर इस वजह से पॉजिटिव साइन आ जाता है। ठीक है, दूसरी बेसिक चीज हमको क्या पता चली है कि नॉन मेटल जो है वो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से उनके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, अब इतना तो अपन को पता है। अब इसके बाद क्या होता है, अब एक तरफ तो पॉजिटिव साइन आ गया, एक तरफ हमारे नेगेटिव साइन आ गया। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये क्या है, हमारे चार्ज है। ठीक है, तो क्या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्या ये दोनों चीजें मिलके एक कंपाउंड बना सकते हैं? यही सारी चीजें अपन देखते हैं हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, दैट इज हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो इसके अंदर देखो अपन जो बात कर रहे हैं वो सबसे पहले अपन एग्जाम्पल के थ्रू से ही बात कर रहे हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। हमने क्या लिया है, सोडियम लिया है, जो कि क्या है, हमारा एक मेटल है, और मेटल के बारे में हमको प्रॉपर्टी पता है। क्या पता है, सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, इफ it loses the electron from the M shell then the L shell become the outermost shell। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि सोडियम हमारा क्या है, मेटल है, और मेटल होने की वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर यही चीज बताई गई है कि जो हमारा सोडियम है वो क्या करेगा, वो हमारा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरीके का मेटल है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, दैट इज 281। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता ही होगी। जो हमारा सोडियम मेटल है दैट इज Na, उसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 11 है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर 11 तो प्रोटॉन है, 11 उसके अंदर न्यूट्रॉन है, और 11 ही उसके अंदर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। ये जो अपन ने काउंटिंग लिखी है दैट इज 281, ये हमने क्या किया है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे उनको शेल्स के अंदर अरेंज किया है। तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इस चीज का हमको पता है कि जब भी हमें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टेबल कंडीशन में अगर लाना है तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ते हैं,
लाने पड़ते हैं। अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, या मैं बोलूँ वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, दैट इज 281 है। एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, अगर इस आउटर मोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो जो इनर शेल है फिर वो हमारी क्या बन जाएगी, आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी, और उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब जो Na है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपल तरीका है Na को स्टेबल करने का। तो Na को स्टेबल करने के लिए मैंने क्या किया, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से बाहर निकाल दिया। जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव पार्टिकल होता है, तो वो जब बाहर जाएगा तो हमारे Na के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको Na प्लस का आयन। ठीक है, तो इसके अंदर यही चीज लिखी है, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज 11 प्रोटॉन्स बट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 10, therefore it become positively charged sodium ion और कैटायन दैट इज Na+। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए लेकिन प्रोटॉन्स तो उतने ही है, और जो 11 प्रोटॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है उसके वजह से +1 का साइन आ जाएगा, और जो हमारा Na का एटम है वो आयन Na+ आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज हुई है वो हमारे मेटल के साथ हमने करके देखी है कि उसको हमने क्या बना दिया बेटा, स्टेबल बना दिया। किस तरीके से बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। ठीक है, तो ये हमारे क्या बनते हैं बेटा, पॉजिटिव आयन बनते हैं। उसी तरीके से जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो भी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं, और वो स्टेबिलिटी को गेन किस तरीके से करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है बेटा, 17 है। ठीक है, इसका भी देखो, क्लोरीन क्या है, एटॉमिक नंबर 17 है। इसका मतलब इसमें 17 प्रोटॉन्स होंगे, 17 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 17 इसमें क्या होंगे बेटा, न्यूट्रॉन्स होंगे। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स को हमको क्या करना है, इसमें अरेंज करना है। 17 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, दैट इज 2, 8 और 7, 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, या तो मैं ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हटा दूं, जो कि पॉसिबल नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हटाना पॉसिबल नहीं है किसी भी एटम से। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूंगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, 8 बन जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे किसके अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाना पड़ेगा। तो गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन गेन होते ही जो हमारी प्रोटॉन की क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपन ने अंदर की साइड लिया है तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का ही बढ़ेगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपन ने लिया है इसके अंदर, तो एक पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या होगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद Cl-। तो यहां से अपन को क्या मिलेगा, Cl- का नेगेटिव आयन मिल जाएगा। अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 288। मतलब जो हमारे मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं स्टेबल होने के लिए, और जो हमारे नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं स्टेबल होने के लिए। मतलब ये है कि अगर हम मेटल और नॉन मेटल को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे के काम आ सकती है। मतलब क्या है कि जो हमारे मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे क्योंकि उनकी ये टेंडेंसी स्टेबल होने के लिए, और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स खुद स्टेबल होने के लिए। तो जो दोनों की प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे के काम आ सकती है। किस तरीके से काम आएगी देखो यहाँ पे। अब क्या हुआ, so Na plus और Cl minus being oppositely charged attract each other and are held by the strong electrostatic force of attraction। तो इसके अंदर अब होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने Na लिया और मैंने क्या लिया, Cl लिया। ठीक है, तो Na के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और Cl के पास क्या है, एक वेकेंट स्पेस है, मतलब एक खाली स्पेस है। तो ये क्या होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन है ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन उठ के Cl के पास गया तो उस वजह से जो Na है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो Cl है हमारा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है या गेन किया है। तो Na के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चालू कर देंगे, और जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे बेटा, NaCl बना लेंगे।
अब ये जो NaCl बन रहा है ये हमारा क्या है, एक तरीके का आयनिक कंपाउंड है। इसको हम आयनिक कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, इसको हम आयनिक कंपाउंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमारा रिएक्शन हुआ तो जो दोनों हमारे एटम्स थे वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए इस वजह से। ठीक है, तो इसके अंदर यही चीज बताई गई है। सो Na प्लस एंड Cl माइनस आयन बीइंग अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर and are held by the strong electrostatic force of attraction exist as NaCl। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा हमारे, क्योंकि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे बेटा, NaCl कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, सो हम इन सारी चीजों को देख के ये चीज को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल एटम आर नोन एज द आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे आयनिक कंपाउंड्स के, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ, ये सारे हमारे आयनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। चलो एक करके देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें दैट इज अवर Mg, तो इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो होता है बेटा 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 2 8 और 2। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो अपन को पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 2 8 और 7। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नीशियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282 और जो हमारा क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 7। मतलब इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो मैग्नीशियम मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसको लेने के लिए हमारे जो 2 क्लोरीन के एटम्स हैं वो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, दैट इज जो मैग्नीशियम है उसके पास क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन है वो भी क्या हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे, इनके पास 2 वेकेंट पोजीशन रहेगी, तो यहाँ पे हमारे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे बेटा, जाके सेटल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन सेटल हो गए, तो ये हमारा क्या बनेगा, दैट इज अगर हम बात करें तो MgCl2 इसका फॉर्मूला बनेगा, जो कि एक तरीके का क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या बनते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर ने अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, दैट इज हमने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज कवर कर ली थी, साथ में हमने नॉन मेटल वाला जो पार्ट है उसको भी कवर कर लिया है, साथ में हमने क्या चीज पढ़ी है, साथ में हमने सीखा है मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की तरफ बढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसमें से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन चैप्टर के अंदर है तो अपन को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो स्टूडेंट्स, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द मोशन फाउंडेशन चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, बिकॉज ज्ञान और खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।